मैं हूँ मीनू खरे और मेरी खास मेहमान है आज श्रीमती शारदा सिन्हा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका जिनकी आवाज की पूरी दुनिया फैन है, पूरा भारत फैन है। लोक संगीत में इतना कुछ हुआ है आपके जीवन में, अगर उसकी शुरुआत करूं, आप ही से पूछती हूँ, बताइए कहाँ से करूं? मैं क्या बताऊं, लखनऊ के बारे में जब भी बात होती है तो मुझे एक ही बात याद आती है, करियर ही शुरुआत लखनऊ से ही है। शारदा सिन्हा जी के म्यूजिक करियर की शुरुआत लखनऊ से है। रिकॉर्डिंग जो मेरी शुरू हुई वो लखनऊ से ही शुरू हुई। पहले तो रिकॉर्ड्स होते थे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पे भी मैंने प्ले करके भी आपका गाना सुना है और आकाशवाणी में बजाया भी है। कितने प्रारूप उसके बदल गए, अब पेन ड्राइव से लेके पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन तब से ये यात्रा, ये सफर जारी है जी। शुरुआत इसकी लखनऊ से है। शारदा सिन्हा के करियर में लखनऊ का अहम मोड़ है। बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका है ये जी। जब आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए आई थी तो उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं का जिक्र हो जाए। मैं जब आई थी यहाँ पे तो वो एक टैलेंट सर्च था, ऐसा पता चला कि वहाँ जाना है और ऑडिशन देना है जी। जो पास करेंगे उनकी रिकॉर्डिंग एचएमवी वाले करेंगे। ये किस सन की बात है? ये है 1971 की बात। जी, बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, समझिए कि एक युग ही बीत गया। वो 71 का जी। तो मैं आई यहाँ पे, मैं और मेरे पति साथ में थे, मेरी शादी ही हुई थी जस्ट। तो जब मैं आई यहाँ तो इतनी भीड़ में देखा कि सभी लोग जा रहे हैं अंदर और तुरंत वापस आ रहे हैं। हो नहीं रहा था किसी का भी ऑडिशन में, कोई पास नहीं कर रहा था, आए गाए चले गए। ऐसा तो मैं भी गई, मैंने भी गाया, मैं भी चली गई जी। मैं तो बहुत दुखी हुई कि अरे मेरा तो हुआ नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई चलिए, अब तो हुआ ही नहीं, अब चल के कुल्फी वुल्फी खाएंगे, आवाज ही बिगाड़ लेंगे, अब तो हुआ ही नहीं। तो हम लोग गए अमीनाबाद वगैरह, घूमे, खूब कुल्फी खाई और ये सोच के कि अब तो हम गाना नहीं है, हुआ नहीं मेरा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलो एक बार ना बात करते हैं। मुरली मनोहर स्वरूप थे रिकॉर्डिंग मैनेजर उस समय में। अच्छा। हाँ, तो उनसे बात की गई और उनसे कहा गया कि हम लोग बहुत हड़बड़ में आए थे, अच्छे से गा नहीं पाए, एक मौका और दीजिए। अच्छा। हाँ, आज का तो जमाना नहीं था, सरल लोग। वो तैयार हो गए, उन्होंने कहा ठीक है आप कल आ जाइए 11 बजे। जब हम कल 11 बजे को पहुंचे तो मैंने अपने आंगन में जो अपनी भौजाई से सीखा था पूरी गीत को मैं गा रही थी। मैं संस्कार गीत गा रही थी। मुझे थोड़ी पता था कि मैं लोकगीत गा रही हूँ और मैं लोकगीत में आगे जाने वाली हूँ। मैं क्लासिकल सीखती थी। मेरे गाने के बाद पुकारा गया कि भाई आप जरा अंदर जाइए, जो बैठी हैं ऑडिशन में ले रही हैं, आप उनसे मिलिए। तो अंदर जब गई तो बहुत सम्रांत सी महिला, बहुत एकदम सुंदर सी साड़ी, पान वान खाए, वो बैठी थी वहाँ पे। उन्होंने, लोगों ने कहा पैर छुए आप इनको, ये बेगम अख्तर जी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम रियाज करोगी तो बहुत आगे जाओगी। तो मैंने प्रणाम किया उनको और वो मेरी प्रेरणा बन गई। मैं तो रियाज करती थी क्लासिकल का, लेकिन उनके ये कहने के बाद और लोगों के ये समझाने के बाद कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है और उन्होंने आपको ऑडिशन में पास कर दी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि बेगम अख्तर जी ने मुझे ऑडिशन में पास किया जी। अगर मैं आपसे फरमाइश कर दूं कि बेगम अख्तर को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 लाइनें उन्हीं की किसी गजल की आपकी आवाज में हो जाए। जरूर। कुछ तो दुनिया की, हाँ, कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया, कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया और कुछ तल्खिए हालात ने दिल तोड़ दिया। आई बरसात तो हाँ।
शारदा जी, बचपन की बात करूं, ये जो सुर है ये तो ईश्वर की देन होती है, लेकिन जो ये ईश्वर की देन थी, ये किस आंगन में पनपी, पली बढ़ी, कैसे आगे आई? बड़ा अच्छा सवाल किया मीनू आपने। मेरे पिताजी जो हैं वो शिक्षाविद थे और वो बहुत दूरदर्शी थे, बहुत विशाल हृदय। मैं छोटी थी तो मैं कविताओं को या दो पंक्ति कहीं मिल गई तो उसको मैं सीधा नहीं पढ़ती थी, मैं उसको लिल्टिंग जैसे होता है ना वैसे करके करती थी। तो मेरे पिताजी को लगा कि इसकी अभिरुचि जो है वो गाने में, उन्होंने गुरु को मतलब ठीक किया, अभिरुचि अगर है तो सिखाया जाए। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, उस समय में। जी जी जी। लेकिन जब सीखना शुरू की तो ये नहीं हो सकता था कि मैं उनके पास जाती सीखने, पर्दा प्रथा। तो गुरुजी आते थे घर पे, 3 दिनों तक वो रहते थे या 2 दिनों तक रहते थे, सीखने सिखाने का क्रम चलता था, हम सीखते थे। और जब वो जाने लगते थे गुरुजी तो उनकी विदाई होती थी हर बार, धोती कुर्ता गमछा, उनको वो विदाई, वो सुपारी लौंग इलायची और पैसे, जो पारंपरिक जो बिल्कुल बहुत ही मतलब एकदम राजशाही तरीके जो हम कर सकते थे। जी जी जी। आदरणीय गुरुजी का नाम क्या था? पंडित रामचंद्र झा जी, जो सबसे पहले जिनसे मैंने सीखा, पंचगछिया घराने के थे जी। उसके बाद मैंने पंडित रघु झा जी से सीखा, फिर उसकी उच्चतर स्तरीय शिक्षा जो है वो पंडित सीताराम हरिडांडेकर जी से लिया और श्रीमती पन्ना देवी जी से। पन्ना देवी जी के बारे में मुझे बहुत इच्छा है कि आपसे बात करूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि पन्ना देवी बिहार में थी और उनके काउंटर पार्ट बेगम अख्तर थी। बिल्कुल, वो कहती थी कि अख्तरी इधर झूलती थी और हम लोग इधर झूलते थे। जी, तो जी। बहुत मतलब कमाल का पूरब अंग की चीजें, और वो जो भी गाती थी ना, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा उनके सामने मैंने परफॉर्म किया। उस दरमियान बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, पंडित वीजी जोग, बिस्मिल्लाह खां साहब, गोपी कृष्ण जी, सुनंदा पटनायक जी, निर्मला अरुण, लक्ष्मी शंकर, मतलब सारे लोग उस मंच पर आते थे। उन दिनों लाइट म्यूजिक की आर्टिस्ट थी पहले। मैं पहले स्टेज पे भजन गाती थी, फिर गीत गाती थी, फिर गजल गाती थी और तब लोकगीत गाती थी। शारदा जी, आपसे बातचीत तो इतनी लंबी हो गई, ये तो बात हम कर ही नहीं पाए कि ये शहर कौन सा था, यानी कि आपका जन्म है वो कहाँ हुआ? सुपौल जिला में हुलास मेरे गांव का नाम है, जो मेरा मायके है। मैं वहाँ से चली, सीखने लगी। मैं तो सिस्टर एक ही थी, बड़ी बहन हमारी हमसे 30-40 वर्ष की बड़ी होंगी, चचेरी बहन जो थी। उन लोगों से मैं बोलती थी गीत गाइए ना, आप गीत गाइए ना, और मैं ना उसको सीखती थी। हाँ, कोशिश करती थी। और जब मुझे कम पड़ता था तो मैं उसमें जोड़ने लगती थी। अच्छा इतना ही है तो कोई बात नहीं, हम जोड़ लेंगे। जब HMV की रिकॉर्डिंग हुई और लोगों को आंगन के गीत जो हैं वो बाहर सुनने को मिलने लग गए, लोग बड़ा प्यार दिया लोगों ने और वो पॉपुलर होने लग गया, तो मैं चल पड़ी उधर। लोक संगीत को आपने पूरा अडॉप्ट कर लिया। सुना है कि इसमें आपकी भाभी का बहुत बड़ा रोल है। हाँ बिल्कुल, भैया शादी करके आ रहे थे तो मुझे तो इतना ही पता था मुझे नेक चाहिए, भाई ससुराल से आ रहे हो तो क्या दोगे बहन को। तो बड़ी भाभी ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना मिलता है, नेक तो गाने से मिलेगा आपको। तो उन्होंने कहा गाना तो नहीं आता, नहीं तो तब तो नहीं मिलेगा, तो सिखा दीजिए। तो 2 लाइन जल्दी सीखा क्योंकि उसी दिन आने वाले थे। अच्छा। तो वो 2 लाइन जो है मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। जरूर जरूर, स्वागत है। कि द्वार के छकाई नेगा पहले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहा बरुआ पान हो दुलरुआ भैया, ससुर के कमाई दलहा बहिनी के दियो यो दुलरुआ भैया, तब दीहा अपना कमाई हो दुलरुआ भैया। पहले तो वो दे दो, फिर तुम अपनी कमाई देना, पहले तो ससुर ने जो दिया वो लाओ। मेरे मायके में सपोर्ट था, क्योंकि मेरे पिताजी, हमने पहले भी बताया कि बड़े दूरदर्शी थे। उनका कहना था ये कि जब सीखा है तो इसका विकास होना चाहिए। तो इस वजह से चूंकि हेड ऑफ द फैमिली फादर थे, उनकी सोच से सभी लोग धीरे धीरे सहमत हुए, जो नहीं थे वो भी सहमत हुए। दिक्कतें मुझे आई अपने ससुराल में।
अच्छा, तो जो शादी है वो किस एज में हुई? लगभग 20 साल की रही होंगी शादी हुई। उसके बाद तो हम दिक्कत में पड़ गए। फिर तो गाना, अच्छा। मन मेरा छटपट करे कि मैं गाना गाऊं। मेरी सासू माँ कहती थी कि नहीं, वो भजन वजन ठीक है पर गाना वाना ठीक नहीं है, वो यहाँ वहाँ गाना नहीं, ठाकुरबारी हो रही है। और मुझे लगे कि मैं भजन ही गाऊं सही, लेकिन मैं ठाकुरबारी में जाके गाऊं, जहाँ लोग हैं सुनने वाले, भगवान जी के सामने मैं जाके गाऊं, मैंने परफॉर्म करूं। खुद गा रही है वो अलग होता है, और परफॉर्मेंस जैसे ही 4 लोग बैठ जाते हैं जी, एक आर्टिस्ट तो। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरी सासू माँ ने वो खाना वाना सब छोड़ दिया कि नहीं, अगर ये गाना गाएगी तो मैं तो अन्न त्याग दूंगी। ये फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने ही उनको बहुत समझाया। और मेरा गाना जब मार्केट में आ गया, वो जो लाउड स्पीकर बजता था ना, बहुत दूर में बज रहा है और कान लगा के लोग सुन रहे हैं। मैंने अपना गाना कान लगा लगा के सुना है। अच्छा, उस समय मेरे पास में रिकॉर्ड प्लेयर नहीं था, तो जहाँ कहीं बजे तो लगे कान लगा के, कोई कुछ बोलो नहीं भैया मैं सुन रही हूँ। जब पैसे आए तो मैंने सबसे पहला काम किया कि रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा ताकि मैं अपने गाने को सुन सकूं। तो इस तरह से हमारी सासू माँ ने पहले बहुत विरोध किया। फिर ससुर हमारे थोड़ा सा कीर्तन प्रेमी थे, तो जरा सा रास्ता मिला, थोड़ा सा मिला, तो उसको पगडंडी को जो है सो रोड बनाने में मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सहयोग। पति किस सर्विस में थे? एजुकेशन सर्विस में थे, लेकिन उनको संगीत से प्रेम था। उन्होंने कहा मैं गाता तो क्या करती, तुम घर से निकाल देती। सब लोग घर में विरोध ही कर रहे थे कि मतलब इसको प्रोफेशनली नहीं कर, ऐसे शौक के लिए गाने, ऐसे गाना है तो भजन वजन गाओ। लेकिन यहाँ तो है कि हमने क्लासिकल सीखा, मैं कहाँ ले जाऊं उसको जी। और एक तो ये, दूसरा कि मैं जो बहुत सारे गीत गाती थी, मुझे लगता था कि लोग सुने उसको। तो फिर धीरे धीरे पॉपुलर हुआ गाना, तो वो हुआ। फिर चुमावन का गाना, दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया। हाँ, तो ये सब जो लोगों को शादी में, विवाह के गाने मिले, पूजा में पूजा के गाने मिले, तो सामयिक चीजों का समय पर मिलना बहुत असर किया जी। और समाज में भी लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया बहुत। तो तब जाके हमारी सासू माँ ने भी सोचा होगा कि लोग इतना कह रहे हैं, क्योंकि घर में खुद कहेंगे तो नहीं पता चलता है, जब बाहर के लोग कहते हैं लगता है अच्छा सही बात है। तो वो फिर मान गई। भोजवती देवी नाम था, श्रीमती भोजवती देवी, अब वो नहीं है जी। बाद में तो बहुत तरह के गीत उनसे हमने, उनके गीत उनके तरीके से सीखा और फिर उसको परिष्कृत करके हमने गाया। फिर तो बाद में ऐसा हो गया कि मैंने उनसे कहा कि आप कुछ हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा वाला तुम नहीं गा सकोगी। हमने कहा क्यों नहीं गा सकेंगे? मैं वही गाऊंगी। उस गाने को मैं परिष्कृत जरूर कर देती थी, क्योंकि उस तरह से तो गाया नहीं जा सकता। जी। 2 पंक्ति में उसको। हाँ बिल्कुल, मैं फरमाइश ही करने जा रही थी। मैं उनकी तरह गा रही हूँ जैसे वो बताती थी जी। हरियर बांस कटाई हाजी बाबा, ऐसे रेघाती थी वो। हाँ। ये उनका तरीका था। इसी को परिष्कृत किया हमने। हरियर बांस कटई हाजी बाबा, माड़ाबा चढ़ी हा बनाई है, आईता सुंदर बर बैठता मड़ब चढ़ी शोभत माड़ब। मैं जानना चाहूंगी संगीत से पहली इनकम कब हुई और कितनी हुई? मैंने रेडियो पास किया था 73 में पटना से, और 71 में मैंने लखनऊ से ऑडिशन पास किया। उसके बाद रिकॉर्डिंग हुई। हाँ। तो उन दिनों क्या होता था कि रिकॉर्डिंग करके आप चले जाइए, आपकी रिकॉर्ड जब आएगी तब आपको खबर होगा, तब आपको कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी एक मिलेगी, और तब आपको पता नहीं 1 महीने की रॉयल्टी मिलेगी, और वो रॉयल्टी 5% होती थी। तो मुझे याद है कि 71 में रिकॉर्ड हुआ था, वो पैसा आया था 73 या 74 रुपया पहली बार। मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्हीं 73-74 रुपयों में मैंने 26 रुपए की साड़ी लखनऊ से खरीदी थी। अरे वाह वाह वाह, चिकन की। शारदा जी, आपका जो लोकगीत गायन है उसमें इतने बारीक कण लगते हैं, जो लगता है कण सीधे सीधे दिल में उतरते ही जाते हैं। ये कण कहाँ से आते हैं? ये मैं क्या बताऊं, ये तो ईश्वर की कृपा है। मैंने मेहनत जरूर किया है, हालांकि मेहनत का तो कोई अंत नहीं है, बहुत करना था और भी। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पता नहीं और कितनी मेहनत मैं करती तो बहुत अच्छा कर पाती। लेकिन क्या है कि स्वर साधन बहुत जरूरी है संगीत के लिए। जब कोई थोड़ा नाम कर जाता है उसके बाद नहीं करता है, स्वर साधन रोक देता है। मैं आज भी जो है
सुबह उठने के बाद स्वर साधन जरूर करती हूँ। हाँ बिल्कुल, आधे घंटे 1 घंटे तक जो है वो सा रे से लेके सा से प तक या मतलब स्वर साधन जो एक ओम के रूप में हो या जैसे भी हो सुर साधना, वो मैं जरूर करती हूँ। उससे क्या है ना, आवाज बनती है। और जब हम सा को साधते हैं तो अगले स्वर सभी सधते हैं। एक सधे सब सधे खरज, बिल्कुल। तो खरज को साधना बहुत जरूरी है और वो मैं आज भी करती हूँ। लेकिन एक ईश्वरीय मतलब कृपा है और मेरा अपना भाव है, भाग्य है। मुझे सैड सॉन्ग्स जो हैं वो भी बहुत पसंद आते हैं। उसमें बहुत लगता है कि मतलब बहुत पिरोया हुआ सा। तो ये तो लोगों का प्यार है कि वो अच्छे लगते हैं। फिर जैसे कि शास्त्रीय सीखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप कहते हैं इतने लोगों का सुनती हूँ लेकिन ऐसा नहीं लगता है। तो ये मेरी किस्मत है और मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये प्यार है लोगों का। जी, लोक संगीत को ही आपने चुना, जबकि आपने शास्त्रीय संगीत भी बहुत सीखा। लोक संगीत को चुना, उसके पीछे भी कुछ खास कारण था? मैंने पहले भी कहा ना कि मैंने आंगन में ही लोक संगीत सीखा और वो सीखने के क्रम में नहीं, बस वो नेग लेने के लिए सीखा था। फिर धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लग गया। वो बहुत सहजता मैंने देखी उसमें। और अब जैसे भैंस पर बैठ के चला जा रहा है, गांव का कोई लड़का बांसुरी बजा रहा है, उसको राग का पता नहीं है लेकिन वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आम जैसे गिर रहे हैं, बगीचा में बैठे हैं, कुछ लड़कियां बैठी हैं साथ में, हम लोग आम चुनने जाते थे। छुट्टियों में आते थे तो आम के बगीचे में चुनने जाते थे। आम बैठे हैं, चुन रहे हैं, गर्मी वर्मी की कोई चिंता नहीं। तो उस समय में जब आम चुनने जाते थे तो उसमें बड़ी जो सिस्टर थी, हमारी जो कजिन सिस्टर थी, वो लोग गाने लगती थी, कुछ कुछ गाती थी। हम लोग दौड़ा दौड़ी करते थे, मारा पीटी करते थे, आम इसमें लेके चले जाते थे, चढ़ के आम खाते थे कच्चे। तो इस तरह की चीजों के बीच में ही वो गीत सब जो है वो निकल करके आते थे। कहाँ से अमुआ महुआ के झूमे डलिया और ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत पुरानी चीजें हैं जो निकल करके आई। तो लोक गीतों का तो मतलब मुझे लगता है वैदिक काल से लेकर के मतलब ये चलन है, ये चल रहा है। स्वरूप भले इसका थोड़ा बहुत बदलता रहा हो, लेकिन लोक से तो हम सभी हैं। लोक संस्कृति तो हमारे में बसा रचा हुआ है। शारदा सिन्हा को तो पूरी दुनिया सुनती है, शारदा सिन्हा स्वयं किसे सुनती है? मैं जैसे गज़लों की बात अगर करें तो मैं शोभा गुट्टू जी की गज़ल बहुत पसंद करती थी, बेगम अख्तर जी की। और शोभा गुट्टू जी की गज़लें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उनके दादरे बहुत अच्छे लगते थे। पंडित भीमसेन जोशी की मैं क्लासिकल सुनती थी, अभी राशिद खान साहब की सुनती हूँ, संजीव अभ्यंकर जी की सुनती हूँ, फिल्मों में लता जी को सुनती हूँ, मुकेश के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बहुत सारे पसंद हैं उनमें। कुछ अपनी पसंद के बारे में बताइए कि कौन कौन से गीत आपको ज्यादा पसंद है दूसरों के गाए हुए? एक तो लता जी का वो गीत जो गाते थे, हॉस्टल में थे हम लोग, तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जो समझाई नहीं जाती, जो हालत आज दिल की है वो बतलाई नहीं जाती, वो बतलाई नहीं जाती। मुकेश के जो गाने हैं वो बहुत पसंद करती थी मैं। ट्रेस जो एक सैड का होता था गानों का, तो बड़ा हमको अच्छा लगता था वो गाने में। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद था, वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की। श्रोताओं, इस समय मेरी खास मेहमान है श्रीमती शारदा सिन्हा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका, जिनकी आवाज की पूरी दुनिया फैन है, पूरा भारत फैन है। और इस समय हमने कितने सारे गाने वो आपसे सुने शारदा जी जो आपके नहीं हैं,
मेरे नहीं है, मगर मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कम ही मौका होगा जब शारदा जी जो है वो अपने गाने ना सुना के बल्कि दूसरों के गाने सुना मैं रही हैं। दूसरों के ही सुनती हूँ, अपना नहीं सुनती मैं। अपना तो लोग सुनते हैं और उनका प्यार मुझे मिलता है, बस मैं उसी से मैं बहुत अभिभूत रहती हूँ। शारदा जी, गाने में तासीर का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? देखिए, तासीर तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप बहुत शुद्ध गा रही हैं, बहुत ये गमक प्रयोग कर रहे हैं, ये मीड का प्रयोग कर रहे हैं, ये खटके मुर्की, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन तासीर अगर नहीं है गाने में तो वो गाना बेकार है। तासीर आ कैसे सकती है? किसी को अगर बताना हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे गायक इस समय आपको सुन रहे हैं, तो तासीर गाने में कैसे आए? देखिए, तासीर कुछ तो सबसे बड़ी बात तो ईश्वरीय देन होती है जी। दूसरी बात है कि गा कर उसको पैदा किया जाता है, रियाज से पैदा होता है। वो बार बार एक चीज को गाने, कौन सा वो शब्द है, उस शब्द को हम कैसे ढालें, कैसे कैसे कंपोजिशन बनाएं कि वो सुंदर सा वो बने। अब जो सैड सॉन्ग है, दुख का वो है, तो उसमें तो उसी तरह का भाव लाना पड़ेगा। तो गाने के अंदर भी अभिनय है। जी 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 जी। तो वो अभिनय बहुत जरूरी है। वो अगर हम अभिनय नहीं करते तो वो तासीर कहाँ से आएगी? बहुत जरूरी है वो। शारदा सिन्हा जी गायिका तो है ही है, लेकिन वो एक माँ भी है, एक गृहिणी भी है। कुछ उसकी चर्चा हो जाए। मैं गृहिणी हूँ, तो मुझे कोई कोई चीज घर में, जैसे है ना, घर में कुछ कुछ किचन में जाके मैं बनाने का भी प्रयास करती हूँ, जाके कि कुक करने का। अच्छा। तो हाँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, ज्यादा तो नहीं करती हूँ। वक्त कम रहता है तो उसमें मुझे लगता है कि इतनी देर में तो मैं गा ही लूंगी, इतनी देर में मैं कुछ कंपोज कर लूंगी, तो वो करती हूँ। पर फिर भी मुझे मेरा मन करता है कभी कभी, तो मैं जाके किचन में कुछ कुकिंग वो भी करती हूँ। फिर मैं घर को ठीक करती रहती हूँ, हमेशा बहुत बिगड़ती हूँ कि क्यों यहाँ रखा है, क्यों वहाँ रखा है। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद है कि घर अच्छे से रहे, हाँ, बिखरा न रहे, व्यवस्थित घर मुझे अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि व्यवस्थित रखूं उसको। हालांकि आर्टिस्टों के जीवन में बहुत कुछ बातें हैं, हम लोगों को हमेशा यहाँ वहाँ जाना करना, बहुत व्यस्तता रहती है जी। तो नहीं उतने ढंग से तो कर नहीं पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि घर भी व्यवस्थित रहे। और बच्चे अब बड़े हो गए। मुझे याद है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, मैं उनको छोड़ के जाना पड़ता था मुझे प्रोग्रामों में। तो मुझे ना बहुत दुख होता था कि मैं बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। और जब मैं आती थी तो मुझे लगता था भरपूर प्यार मैं पहले, और कुछ नहीं करूँ, पहले जितना मैं छोड़ के गई उतना मैं पहले प्यार करूँ, उसको कॉम्पेंसेट करूँ मैं। बहुत दुख होता था कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है। मैं बहुत सोचती थी, लेकिन मैं फिर रोक नहीं पाती थी। अगर मैं रोक देती हूँ तो ये रुक जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कहा जा सकता है कि बच्चों को छोड़ के, पति तो हमारे साथ जाते थे, लेकिन बच्चों को छोड़ना पड़ता था। जैसे कि सासू माँ को बुलाया, उनको वो रहती थी साथ में, तो वो रहती थी, तो कहती थी कि अच्छा तुम जाओ, मैं रख लूंगी। हाँ, तो जब रखने लायक होगा तभी तो रखेंगी, बहुत छोटे में तो रख नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बड़ा सताता था, इस बात का कि मुझे कसक रहती थी, आज भी है मुझे, कि मैं बच्चों को छोड़ के जाती थी। शारदा जी, इतना कुछ जीवन में मिला है, इतना सबसे बड़ी बात है कि सुनने वालों का प्यार मिला है, इतने सम्मान मिले हैं, देश विदेश में इतना जाना हुआ, प्रोग्राम हुए, इज्जत मिली, पैसा मिला, शोहरत मिली, सब कुछ है। लेकिन अब इसके बाद कोई सपना बचा है? अभी भी सपने सब पूरे थोड़ी होते हैं और संतुष्ट थोड़ी होते हैं। मैं तो कलाकार, मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ। मुझे लगता है कि एक जन्म कुछ भी नहीं है संगीत के लिए। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ करना था। अभी मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे पास समय पता नहीं कितना है, मुझे बहुत कुछ करना है अभी। बहुत सारी मैं रचनाओं को गाना चाहती हूँ, जैसे गोपाल सिंह नेपाली की रचनाओं को, नीरज की रचनाओं को, मैंने हिंदी की रचनाओं को भी मैं गाना चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ताकि वो रहे, जो हमारे लोग हैं वो सुने कि उसमें भी एक अलग मजा है। मैंने बहुत सारे गाए भी हैं और मैं प्लान भी कर रही हूँ कि मैंने वैसी चीजों को मैं रिकॉर्ड करूँ। मैं आशा करती हूँ और शुभकामना देती हूँ कि आपके सभी सपने जो शेष हैं वो पूरे हों। और चलते चलते आज की पीढ़ी जो कि लोक संगीत से विमुख हो रही है, रिमिक्स का जमाना है, रैप का जमाना है, आप उन युवा गायक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? युवा गायक जो हैं या इस विधा में जो आना चाहते हैं या जो चल रहे हैं इसमें, उनको एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का ये जमाना है तो बहुत अच्छा, साधन बहुत बड़ा है आप सबों के पास में, पर क्या है कि आपको इसमें टिकने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरी है।
जी, बहुत जरूरत है उसकी। आप रियाज ना छोड़ें, रातों रात स्टार बने ठीक है, मगर रियाज ना छोड़ें, ताकि आपका वो टिकाऊपन जो है वो बना रहे। वरना क्या होता है कि आज आए, 1 महीने के बाद गुम हो गए, वो मत होइए। करते रहिए लगन के साथ, निष्ठा के साथ। मैं यही चाहूंगी कि आपका रियाज, आपका वो मिजाज, लगन जो है, निष्ठा, वो और वो अंदाज जो गाने में होना चाहिए वो बना रहे। शारदा जी, वैसे तो इतनी लंबी बातें हैं, मुझे लग रहा है आपसे बात करती जाऊं, ये सिलसिला चलता ही जाए, लेकिन समय की पाबंद हर एक को होना पड़ता है। मैं चाहूंगी कि ये जो हमारा आज का कार्यक्रम है, जिसमें आप हमारी खुसूसी मेहमान हैं, तो इस कार्यक्रम का समापन आपके गाए हुए, आपकी पसंद के एक गीत से किया जाए। जरूर। कौन सा गाना गाऊं मैं? तार बिजली गा दूं मैं? तार बिजली तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद करते हैं लोग उसको, बहुत प्यार दिया लोगों ने। और वो ना लोकगीत पर आधारित है वो गीत। जी जी जी। हाँ, तो वही गाती हूँ मैं 2-4 लाइन। ठीक है। श्रोताओं, आपके लिए भी है, आप आनंद लें और अपना प्यार, भरपूर प्यार हमें जरूर दीजिएगा। तार बिजली से, तार बिजली से, तार बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, कार्यक्रम में आने के लिए, FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ के श्रोताओं से जुड़ने के लिए और हमारा मेहमान बनने का ये न्योता स्वीकार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपको भी, हमारे श्रोता जो भी हैं, सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप अपना प्यार बनाए रखें और FM रेनबो को आप जरूर सुनते रहें। बहुत धन्यवाद।